हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट नर्सिंग फाउंडेशन की स्पेशल क्लास, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई है, जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना लेगी। दोस्तों, आप इस क्लास की शुरुआत करने से पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ में आप इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में। और आप नए हो इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाने वाली है। आप बनी रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, और इन शानदार क्लासेस के नोट्स बनाइए आप। देखिए दोस्तों, एक हम प्यारी सी बात करें, निश्चित है आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी कंटिन्यू। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक पॉजिटिव शानदार टाइम टेबल के साथ में आपको तैयारी करनी है, जिससे आपके जो मंजिल है आप जल्दी उसके पास पहुंच सकें और आपके सपनों को आप पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, एक प्यारे से थॉट के साथ में देखिए दोस्तों, अ जर्नी ऑफ 1,000 मील्स बिगन्स विद सिंगल स्टेप। अगर आपको लाखों मील्स या हजारों मील्स की जर्नी करनी है, आपको बहुत दूर जाना है, तो आपको एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और आप निश्चित है एक दिन आपकी मंजिल को आप प्राप्त कर लोगे। तो आज की एक शानदार क्लास जो आपकी रहने वाली है, एंड ईटी ट्यूब के ऊपर, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, इंट्यूबेशन एंड ट्रेकियोस्टोमी के ऊपर। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब क्या होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या है, और इंट्यूबेशन हम कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप इस क्लास में सीखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है आपको, और एक शानदार क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चलिए, तो एक जो पहला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। एंडोट्रेकियल ट्यूब इज पुट इनटू, जो ईटी ट्यूब होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब आप उसे कहाँ पर पुट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ईसोफेगस में, ट्रेकिया में, स्टोमक में, नेजल कैविटी में। तो दोस्तों, मैं एक आपको चीज बता दूं, ईटी ट्यूब होती है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, जब आपका मरीज एक अनकॉन्शियस अवस्था में हो या कॉन्शियस अवस्था में हो, लेकिन उसको सांस लेने में बहुत घबराहट हो रही है, वो उसकी अंतिम स्टेज में है। अब हमें हमें बाहर से उसे ऑक्सीजन देने के लिए ईटी ट्यूब लगा के हम उसे वेंटिलेटर पर लेते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन प्रेशर हम प्रोवाइड करा सके मरीज को, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके लंग्स को ऑक्सीजन फैसिलिटेट कराने के लिए आप इंट्यूबेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हम हॉस्पिटल में, और मरीज की हम जान को बचा लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें, तो ईटी ट्यूब आप किस प्रकार इंसर्ट करोगे, तो हम इसे इंसर्ट करेंगे किसमें, ट्रेकिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो लंग्स में, लंग्स की हम बात करें, लंग्स को ऑक्सीजन फैसिलिटेट करने के लिए ये आपकी ट्रेकिया होती है, जिसमें हम या तो हम माउथ के थ्रू इस ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, या आप डायरेक्ट ट्रेकिया में इंसर्ट करके भी आप ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर ईटी ट्यूब है, तो एंडोट्रेकियल हम किससे लगाएंगे, बाय माउथ, ट्रेकिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए देखिए, ये आपकी ईटी ट्यूब है, ये आपका इमेज बेस्ड प्रश्न यहाँ से बनता है, इंपोर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि ये है इमेज किसकी है, तो आपको याद रखना है इट इज ईटी ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक कफ होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ईटी ट्यूब है। इस प्रकार का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। यहाँ पर हम बात करें, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एंड ईटी ट्यूब इज अ ट्यूब इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। मरीज के पेटेंट एयरवे को बनाए रखने के लिए हम यह ट्यूब ट्रेकिया में इंसर्ट कराते हैं, जिससे क्या हो, मरीज अच्छे से सांस ले सके, उसको हम फैसिलिटेट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इमरजेंसी प्रोसीजर में हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। शानदार, एक और प्यारा और बेहतरीन प्रश्न है आपसे पूछा गया है दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, ट्रेकियोस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन द ट्रेकियल रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज। यहाँ पर हम बात करें, जब आप ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो, तो आप ट्रेकियल रिंग्स के कार्टिलेज में कौन सी रिंग्स के बिटवीन ये प्रोसीजर आप स्टोमी करोगे, आप वहां पर इंसिजन लगाओगे। तो आप बताइए, सेकंड एंड थर्ड में, फोर्थ एंड फिफ्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम बात करें, जब हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, तो जनरली आप सेकंड एंड थर्ड रिंग्स कार्टिलेज में इंसाइस्ट करेंगे, और आप ट्रेकियोस्टोमी को इंसर्ट करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम बात करें, जब आप लो ट्रेकियोस्टोमी, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछेगा, लो ट्रेकियोस्टोमी आप कर रहे हो, तो आप ट्रेकिया में सेकंड एंड थर्ड रिंग्स पर
कार्टिलेज है आपका, वहां पर आप एक इंसिजन लगाओगे और आप आपकी ट्रेकियोस्टोमी को मरीज में ट्रेकिया में एंटर कर दोगे, फिक्स कर दोगे। ये आपकी देखिए, ये आपकी ट्रेकिया है, ये आपके फर्स्ट रिंग कार्टिलेज, सेकंड रिंग कार्टिलेज, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग। तो आपकी जो सेकंड और थर्ड है, आप इस एरिया पे इंसाइट लगा के ट्रेकियोस्टोमी को हम प्लेस कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक शानदार प्रश्न है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें एक प्रश्न और क्या बनेगा, एक शानदार प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, इन हाई ट्रेकियोस्टोमी ट्रेकिया इज इनसाइड हायर एट हायर लेवल पर आपको इंसाइज करना है, इंसिजन लगाना है आपके मरीज में, हमको ट्रेकियोस्टोम ट्यूब को फिक्स करना है ट्रेकिया में। तो आप यहाँ पर इस्थमस ऑफ द थायराइड पर इंसिजन लगाएंगे। ये जो लोकेशन है आपकी ट्रेकिया से ऊपर, यहाँ पर इस्थमस है, यहाँ पर आप इंसिजन लगाएंगे और आप आपकी हाई ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को आप यहाँ पर ट्रेकिया में इंसर्ट कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। एक और देखिए शानदार प्रश्न क्या पूछ गया है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज यूज्ड। यहाँ पर हम बात करें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जब आप कर रहे हैं तो हम कौन से एनेस्थेसिया का उपयोग में लेंगे। देखिए यहाँ पर जनरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया। दोस्तों मैं आपको एक बता दूं चीज, जब हम हॉस्पिटल में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं उस दौरान आप जनरल एनेस्थेसिया का उपयोग करोगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मींस इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब थ्रू नोज और माउथ इनटू द ट्रेकिया टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। वेरी इंपॉर्टेंट, जब मरीज में पेटेंट एयरवे मेंटेन नहीं होता है तो आप एक्स्ट्रा उस मरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो भी किसके गाइडेंस में, डॉक्टर्स के गाइडेंस में, और डॉक्टर ही इस प्रोसीजर को फॉलो करता है। आप इस प्रोसीजर को देने से पहले एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब आप क्या करेंगे, एडमिनिस्टर एन एनेस्थेटिक गैस और ऑक्सीजन और टू एस्पायरेट सिक्रेशन, और आप क्या करेंगे, सिक्रेशन को एस्पायरेट करेंगे इस प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले, क्योंकि रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, आसानी से आप आपकी ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट करा सके और आप पेटेंट ईआरबी को मेंटेन कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट आपको दर्शाया गया है, यह लेरिंगोस्कोप है, और जो प्रोसीजर इसमें हो रहा है तो इसे हम इंट्यूबेशन बोलते हैं। इंट्यूबेशन ईटी ट्यूब को आप थ्रू माउथ आपकी ट्रेकिया में ईटी ट्यूब को फिक्स करना, और किस पर्पज से, पेटेंट ईयरवे को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर हम क्या करें, वेंटिलेटर से इस यूटी ट्यूब को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कराते हैं मरीज को थ्रू द वेंटिलेटर। यह ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट चीज है। ये आपका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इमेज दे रखी है वो है लेरिंगोस्कोप। वेरी इंपोर्टेंट है, लेरिंगोस्कोप से आप माउथ को ओपन करके आप आपकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये चीज याद रखनी है। अभी जो हमसे प्रश्न पूछा गया था जनरल एनेस्थीसिया का, जब आप इंट्यूबेशन प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तब आप जनरल एनेस्थीसिया उपयोग में लेंगे, वो भी कौन सा, शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न क्या पूछेगा, जब ड्यूरिंग इंट्यूबेशन आप जनरल एनेस्थीसिया में कौन से वाले एनेस्थेटिक शॉर्ट एक्टिंग एजेंट का उपयोग में लेंगे, तो आपको याद रखना है प्रोपोफोल। एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आप प्रोपोफोल जनरल एनेस्थेटिक एजेंट उपयोग में लेंगे। साथ में हम बात करें थियोपेंटल की, थियोपेंटल ये इसका उपयोग भी हम करते हैं, सोडियम। अगर प्रोपोफोल नहीं है तो आप थियोपेंटल का उपयोग जनरल एनेस्थेसिया के रूप में कर सकते हैं। इज यूज्ड कॉन्शियस पेशेंट ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। और दोस्तों आपको सबसे इंपोर्टेंट बात क्या याद रखनी है, अगर आपका मरीज अनकॉन्शियस है तो उस दौरान आपको यह शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थीसिया बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना है, बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना है। मरीज में जब कॉन्शियस अवस्था में है उसी दौरान आप जनरल एनेस्थेटिक एजेंट प्रोपोफोल या ट्यूफेंटल सोडियम का उपयोग आप आपके मरीज में करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। देखिए एक और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे यहाँ पर एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, द मलम पट्टी क्लासिफिकेशन डील्स विद। यहाँ पर हम बात करें मलम पट्टी क्लासिफिकेशन होता क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, बताइए। पैटर्न ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस इंसोम्निया में, वुंड असेसमेंट, अनस्टेजेबल अल्सर, एयरवे असेसमेंट इन एनेस्थीसियोलॉजी, रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इंटेंसिव केयर सेटिंग। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मलम पट्टी क्लासिफिकेशन है उसका उपयोग एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले करते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करते हैं। वो भी किस पर्पज से, जब आप ड्यूरिंग इंटूबेशन
आप आपकी टंग्स की लोकेशन को देखने के लिए आप यहाँ पर एयरवे असेसमेंट के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मलम पट्टी क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए तो इस प्रोसीजर को हम समझते हैं। मलम पट्टी क्लासिफिकेशन होता क्या है? देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपका शो हो रहा है, मलम पट्टी क्लासिफिकेशन होता क्या है? इज अ 4 पॉइंट स्केल है। ये मलम पट्टी क्लासिफिकेशन क्या है? 4 पॉइंट स्केल है जिसका उपयोग हम टू असेस एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जब मरीज में ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो उस दौरान हम उस मरीज में करते हैं। इसलिए पेशेंट बेस्ड ऑन साइज, पेशेंट पोजीशन ऑन द टंग्स रिलेटिव ऑन द साइज फेरेंजियल ओपनिंग। यहाँ पर जब आप लेरिंगोस्कोप इंसर्ट करोगे, ट्रेकिया को हम शो करेंगे, तो सबसे पहले हम मलम पट्टी क्लासिफिकेशन करके यहाँ पर इसको डिसाइड करते हैं कि टंग की पोजीशन क्या है। ठीक है, वो भी हम पेटेंट एयरवे को मेंटेन बनाए रखने के लिए। स्कोर इज यूज्ड सर्कमस्टेंस व्हेन अ पेशेंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनेस्थेसिया और इंट्यूबेटेड। यहाँ पर एनेस्थेसिया लगाने की जरूरत है, साथ में इंट्यूबेशन किस प्रकार करना है हमको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मलम पट्टी क्लासिफिकेशन हम किस लिए करते हैं? ड्यूरिंग इंट्यूबेशन हम टंग्स की पोजीशन का पता लगाने के लिए, जिससे क्या हो, एनेस्थेसिया दे सके और इंट्यूबेट कर सके मरीज को। तो यहाँ पर देखिए हम मलम पट्टी, तो इसकी 4 क्लास होती हैं, 1 2 3 4। इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्लास 1 की बात करें, जब आप मरीज का मुंह खुलवा के देखेगा एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट, यहाँ पर पूरा सॉफ्ट प्लेट कंप्लीट दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्लास 1 में रखेंगे। और क्लास सेकंड, कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ द ओबुला, यहाँ पर ओबुला अकेला दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी सॉफ्ट प्लेट दिखाई कम दे रही है, तो आप इसे सेकंड क्लास में रखेंगे। यहाँ पर थर्ड क्लास में बात करें तो विजुअलाइजेशन ऑफ ओनली बेस ऑफ द ओबुला, यहाँ पर बेस ऑफ द ओबुला अकेला दिखाई दे रहा है, तो आप इसे क्लास थर्ड में रखेंगे। और यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सॉफ्ट प्लेट भी दिखाई नहीं दे रही है, ओबुला भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसे क्लास 4 में रखोगे। वेरी इंपोर्टेंट, मलम पट्टी स्कोर निकाल के आप उसको इंटूबेट करेंगे और उसकी चीज का ध्यान रखोगे। वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और शानदार प्रश्न आपसे यहाँ से एग्जामिनर ने क्या पूछा है, यहाँ पर टू डिक्रीज ब्रेडी अर्दमिया, ब्रेडी अर्दमिया को डिक्रीज करने के लिए इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन सक्सिनाइल कोलिन इज गिवन अलोंग विद, सक्सिनाइल कोलिन के साथ में हम क्या देंगे जिससे क्या हो, ब्रेडी अर्दमिया से प्रिवेंट किया जा सके, टू डिक्रीज ब्रेडी अर्दमिया, मरीज में जो सांस दर है वो कम ना हो, उससे बचाने के लिए आप सक्सिलाइन कोलिन के साथ में कौन से ड्रग का उपयोग करेंगे। वेरी इंपोर्टेंट। और ये प्रोसीजर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मरीज में हम कर रहे हैं। जाइलोकेन का उपयोग करोगे, एड्रिनलिन और बेक्यूरोनियम, एट्रोपिन सल्फेट, इन चारों में से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं तो राइट आंसर रहने वाला एट्रोपिन सल्फेट। दोस्तों होगा क्या, सक्सिलाइन कोलिन क्या है, मसल्स रिलैक्सेंट है, मसल्स रिलैक्सेंट करेगा तो यहाँ पर आपके मरीज में ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया मरीज में देखने को मिलेगा। तो इस ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करने के लिए आप एक ड्रग का उपयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं एट्रोपिन सल्फेट। ये क्या करेगा, आपके मरीज में आपकी जो हार्ट रेट है उसको बढ़ाने का काम करता है, तो जो ब्रेडिकार्डिया से यह प्रिवेंट करेगा। तो मरीज में सक्सिलाइन कॉलेज के साथ में आप एट्रोपिन सल्फेट मरीज को प्रोवाइड कराएंगे। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट क्या है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट, सक्सिलाइन कोलिन क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। इसका उपयोग हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग के उपयोग में लेते हैं, यूज्ड इन एडजुवेंट सर्जिकल एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट। और एक और सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न, ड्यूरिंग ईसीटी ट्रोमा से प्रिवेंट करने के लिए भी आप सक्सिलाइन कोलिन ड्रग का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह मसल्स रिलैक्सेंट है, साथ में ये मस्कुलर न्यूरो ब्लॉकिंग ड्रग है। वेरी इंपोर्टेंट है, ये सर्जिकल एनेस्थीसिया का कार्य करता है ड्यूरिंग ईसीटी। और आप ब्रेडिकार्डिया से प्रिवेंट करने के लिए आप सक्सिलाइन कोलिन के साथ में कौन सा ड्रग देंगे, एट्रोपिन सल्फेट। ये इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है। एट्रोपिन का कार्य क्या है, एट्रोपिन इज यूज्ड फॉर गिविंग सक्सिलाइन कोलिन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया एसोसिएटेड विद इंट्यूबेशन, जब आपके मरीज में हम इंट्यूबेट कर रहे हैं तब। वेरी इंपोर्टेंट। चलिए तो एक और शानदार प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए शानदार प्रश्न क्या पूछा गया है, टीटीसी इज होता क्या है, यह जनरली एक्टिंग एजेंट है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, डोपिलराइजिंग एजेंट है, कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। तो डीटीसी यह क्या है, यहाँ पर हम बात करें तो ये क्या है, कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। वेरी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। डी ट्यूबोक्यूरासिन, इसका जो फुल फॉर्म है ट्यूबोक्यूरारिन,
is a competitive neuromuscular blocker. Drug commonly used to produce muscles paralysis. Muscles paralysis used to produce muscles paralysis में हम इस ड्रग का उपयोग करते हैं, DTC। एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। एक और शानदार प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए, इफ ए ब्रीज साउंड आर ओनली हियर्ड, अगर आपके मरीज में सिर्फ ब्रीज साउंड हियर हो रही है, उस दौरान आप क्या करेंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ आफ्टर इंट्यूबेशन, राइट साइड आफ्टर इंट्यूबेशन सिर्फ ब्रीज साउंड ओनली हियर, वो भी कौन सी साइड, राइट साइड। तो इस दौरान आप क्या करेंगे, एग्जिबिट वेंटिलेट फॉर 30 सेकेंड देन ट्राई अगेन। ठीक है, पेशेंट प्रोबेबली ओनली वन लंग्स द राइट, यू हैव इंट्यूबेटेड द स्टोमक, क्या आपने स्टोमक को इंट्यूबेट कर दिया है, पुल द ट्यूब बैक एंड लिसन। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी राइट साइड में साउंड सुनाई दे रहा है आपको, तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपकी ट्यूब को वापस करना है, पुल द ट्यूब बैक एंड लिसन साउंड अगेन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डीप आपने ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है, आपको डीप ट्यूब को इंसर्ट नहीं करना है, आपको पुल बैक करना है और दोबारा से साउंड सुनना है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन दोनों लंग्स में हमको पहुंचानी है, दोनों लंग्स में आपको ऑक्सीजन फैसिलिटेट करनी है, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों लंग्स में आपकी हियर साउंड सुनाई देने चाहिए, वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर हम बात करें, देखिए एक कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, इफ ब्रीज साउंड हियर ओनली राइट साइड आफ्टर इंट्यूबेशन इट में बी डीप इंसर्शन, यह दर्शाता है कि आपने राइट साइड ज्यादा डीप कर दिया है, इनटू द राइट साइड टू स्लाइटली पुल बैक एंड कैरिना लिसन द साउंड। तो आपको सबसे इंपोर्टेंट क्या याद रखना है, अबव द कैरिना, अबव द कैरिना। यहाँ पर हम बात करें, ये आपकी ट्रेकिया और यहाँ से आपके दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक लेफ्ट राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आपको इस कैरिना भाग से ऊपर यहाँ पर आपको लास्ट लोकेशन आपकी ट्यूब की रखनी है, जिससे आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड आपकी ऑक्सीजन फैसिलिटेट हो सके मरीज को। वेरी इंपोर्टेंट, आपको ये चीज याद रखनी है, आपकी ट्यूब की लोकेशन आपको अबव द कैरिना आपको यहाँ पर रखनी है, शानदार। और आपको जो ईयर साउंड है वो दोनों लंग्स में आपको सुनाई देने चाहिए, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको ये नोट्स बनाने लेने हैं दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में इंपोर्टेंट क्लास है, आप नोट्स बनाते चलिए। देखिए एक और शानदार प्रश्न आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, टू क्लियर द एयरवे आफ्टर ट्रेकोस्टोमी, यहाँ पर हम बात करें नर्स शुड डू, आपने ट्रेकोस्टोमी कर दी, अब उसके बाद आपको क्लियर एयरवे रखना है, तो आपको कौन से प्रोसीजर को मोस्टली फॉलो करना है, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। तो नर्स सक्शनिंग करेगी, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखेगी, फीडिंग कराएगी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। दोस्तों जब हमने इंट्यूबेट कराया है तो पहले से हम ऑक्सीजन तो उसको दे ही रहे हैं, तो लेकिन क्लियर एयरवे को हमको क्लियर रखना है, तो वहां पर सिक्रीशन आ जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उस सिक्रीशन को हटाएंगे, सक्शनिंग करेंगे मरीज में, जिससे क्या हो वो सिक्रीशन बाहर आ जाए और आपका जो एयरवे है क्लियर बना रहे। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक एग्जामिनर शानदार प्रश्न क्या पूछता है, सक्शन क्या है, सक्शन क्या है, आपके पेशेंट में पेटेंट एयरवे को बनाए रखने के लिए आप आपकी जो ट्यूब है, आपके गले में जो सिक्रीशन है उसको बाहर निकालना, जिससे आपकी ट्यूब चौक ना हो, उसे प्रेशर के थ्रू उसे फ्लूइड्स को सिक्रीशंस को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम सक्शनिंग बोलते हैं। ठीक है, यह प्रोसीजर सक्शन मशीन के द्वारा फॉलो किया जाता है। यहाँ इसकी समय की हम बात करें, जो सक्शन मरीज में हम करते हैं मोस्टली कितने टाइम में करते हैं, 5 से 10 सेकेंड ओनली ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, सिर्फ कितना करते हैं, 5 से 10 सेकेंड। सारी इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर एक प्रश्न क्या पूछता है, शानदार इमेज बेस्ड यहाँ से एक प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखिए ये मशीन दे रखी है, तो पूछ लेगा इस मशीन का नाम है सक्शन मशीन, वेरी इंपोर्टेंट। एक और शानदार प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, एक प्रश्न ये है, ये आपके आईसीयू में अगर आपने देखा होगा, ये आपके मरीज के बेड के पास में एक पोर्ट लगा रहता है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर पोर्ट, तो ये इससे भी हम मरीज में सक्शन प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इमेज बेस यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, तो आपको ये चीज याद रखनी है। सिक्रेशन कलेक्टेड इनटू ट्रोक्योब्रोंकियल ट्री में जो सिक्रेशन कलेक्शन हुआ है उसे हम क्या करेंगे, ट्रोक्योस्टोमी प्रोसीजर शुड बी रिमूव्ड बाय सक्शन, तो इसे हम सक्शन के थ्रू हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इट इज अ नेसेसरी सक्शन ट्रेकिया एवरी 30 मिनट ऑन द फर्स्ट डे। आपको वेरी इंपोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, जिस दिन आपने फर्स्ट डे आपने इंट्यूबेशन किया है मरीज के, तो उसमें सिक्रेशन आते रहेंगे, तो आपको एवरी 30 मिनट सक्शन प्रोसीजर आपको पहले दिन करना है, और अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप एज नीडेड
कभी भी कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा फिक्स नहीं 30 मिनट में, लेकिन आपको जरूरत हो तो उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 30 मिनट में तो करना ही है, वो भी कब? पहले दिन पर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, एक और शानदार प्रश्न यहाँ से आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा है, which finding is the best indication that a client with ineffective airway clearance needed suctioning। यहाँ पर हम बात करें जो हम सक्शनिंग कर रहे हैं किस पर्पज से कर रहे हैं, बेस्ट इंडिकेशन क्या है? इनफेक्टिव एयरवे आपके मरीज में देखने को मिल रहा है तो उसे हम क्लियर कर रहे हैं थ्रू द सक्शनिंग। तो देखिए आप उसे कैसे बेस्ट इंडिकेट फाइंड आउट करोगे कि आपके मरीज में सक्शनिंग सही तरीके से हुआ है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपकी ट्रेकिया है जिसमें हमने ईटी ट्यूब लगा रखी है, अगर ये चौक हो जाएगी तो जो आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो दोनों लंग्स की जो साउंड है, साउंड वो क्या होंगे? चौक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी नली चौक हो गई है सिक्रेशन से, तो दोनों लंग्स से साउंड आपके प्रॉपर सुनाई नहीं देंगे, तो मरीज में आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन से आप पता ना रेस्पिरेटरी रेट से पता लगा सकते हो, बट ब्रीथ साउंड इज द बेस्ट इंडिकेटर। बेस्ट इंडिकेटर क्या है? ब्रीथ साउंड से आपको पता लगाना है। बेस्ट इंडिकेशन इज द क्लियरेंस सक्शनिंग जब ब्रीथ साउंड सुन के आप पता लगा सकते हो कि सक्शन सही तरीके से हुआ है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको बेस्ट इंडिकेशन की हम बात करें, इनफेक्टिव एयरवे के लिए ऑडिबल अपर एयरवे ब्रीथ साउंड, हमको ये अपर वे ऑडिबल ब्रीथ साउंड सुनाई देनी चाहिए। मरीज में डिस्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी, इनफेक्टिव कफ, अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी पैटर्न एंड ऑर्थोपेनिया, ये अगर डिस्टर्ब है तो मरीज में आपको सक्शन की जरूरत है, सक्शन रिक्वायर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है मरीज में। चलिए, एक और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, दोस्तों हमें बिल्कुल कंटिन्यू चलना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, एक शानदार स्पीड के साथ में। आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और इन चीजों को समझिए आप। ठीक है, वो ट्रोकियोस्टोमी पेशेंट, हाउ ओपन सक्शनिंग शुड बी डन। यहाँ पर हम बात करें, आप ट्रोकियोस्टोमी वाले मरीज को आपको सक्शनिंग की जरूरत है तो आप कब कब इसको कर सकते हैं? एज डिजायर्ड, एवरी 1 आवर, एज नीडेड, एवरी 2 आवर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जब आपको जरूरत हो, एज नीडेड, तब आप इसको सक्शन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्शनिंग सिक्रेशन फ्रॉम ट्रोकियोस्टोमी ट्यूब शुड बी एज नीडेड, हाइपर ऑक्सीनेट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या याद रखना है दोस्तों, जब आप आपके मरीज में सक्शनिंग कर रहे हो तो सक्शन करने से पहले सबसे पहले हम मरीज को क्या करेंगे? हाइपर ऑक्सीनेट करेंगे, उसे 100% ऑक्सीजन आप मरीज को प्रोवाइड कराओगे। उसके बाद आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट को चेक करोगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करने के बाद आप उसकी सक्शनिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करोगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे पहले हमको हाइपर ऑक्सीनेट करना है, 100% ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है, फिर हम देन उसको सक्शनिंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे और आप एयरवे भी चेक कर लोगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको तीनों कंसेप्ट याद रखना है, 100% ऑक्सीजन देनी है, रेस्पिरेटरी रेट और एयरवे आपके मरीज को चेक कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शानदार है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें, एक और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शन आफ्टर लेरिंजोटोमी। लेरिंजोटोमी के बाद आप मैक्सिमम सक्शन कितने टाइम तक कर सकते हैं? 2 से 3 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 10 मिनट, 10 से 15 सेकंड। तो यहाँ पर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था 5 से 10 सेकंड में हमको सक्शन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, सक्शन जेंटली बट नॉट डीपली। आपको एकदम ट्यूब अंदर नहीं डालनी है, बिल्कुल जेंटली सक्शन करना है आपको, नॉट मोर देन 10 सेकंड, और आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है। 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप करेंगे तो देखिए, प्रोटेक्ट द फ्यूचर लाइन, डिक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग। यहाँ पर आपने अगर 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन किया तो आपके मरीज में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, साथ में हाइपोक्सिया, मरीज में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग सक्शनिंग आपके मरीज में आपको 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना है, क्योंकि आपके मरीज में ब्लीडिंग हो सकती है, साथ में उसको ऑक्सीजन की कमी भी मरीज में देखने को मिलेगी, और साथ में ऑक्सीजन की कमी आपके मरीज में होगी तो मरीज कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उसे मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हमको यहाँ पर मरीज की जान बचानी थी, लेकिन हमने नर्स ने क्या किया, और ज्यादा सक्शनिंग कर करके उसके मरीज की जान ले ली। तो दोस्तों आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। आपको वजह से आपके मरीज को बिल्कुल खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सीनियर नर्स से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद उससे सलाह लेके आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे। कोई भी जानकारी आपको नहीं है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग, यहाँ पर हम बात करें
आपके मरीज को ट्रोकोस्टोमी सक्शनिंग हुई है, मस्ट बी लिमिटेड टू द मैक्सिमम 5 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड। तो दोस्तों आप 15 सेकंड से ज्यादा आपके मरीज में सक्शनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके मरीज में कार्डियक अरेस्ट करा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपके मरीज में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, कंटिन्यू सक्शन मोर देन 15 से 20 सेकंड में कॉज सडन डेथ और कार्डियक अरेस्ट आपके मरीज में देखने को मिल सकता है। तो आपको 15 सेकंड से हाईएस्ट से ज्यादा आपको नहीं करना है। और मेन टाइम जो है वो कितना है, 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड से ज्यादा हमको नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप 15 से ज्यादा बिल्कुल नहीं करोगे। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए, एक और अगला और शानदार प्रश्न आपके मरीज ने एग्जामिनर ने क्या पूछा है, द सक्शन प्रेशर फॉर परफॉर्मिंग नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग थ्रू बॉल वेस्ट सक्शन। बॉल वेस्ट सक्शन चल रहा है मरीज को, यूनिट एन एडल्ट पेशेंट। तो इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है दोस्तों। बॉल वेस्ट सक्शन यूनिट एन एडल्ट पेशेंट शुड बी एडजस्टेड। तो आपको कितना प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग सक्शनिंग। वेरी इंपोर्टेंट। 40 से 50 mg, 100 से 120 mg, 60 से 80, 140 से 150। तो दोस्तों एडल्ट के लिए आप जो बॉल प्रेशर रखने वाले हो सक्शन मशीन का, वो क्या है, 100 से 120। आपको ये प्रेशर मेंटेन करके रखना है मरीज को, और आपको 10 सेकंड से ज्यादा यह प्रोसीजर नहीं करना है। 5 से 10 सेकंड आपको यह प्रोसीजर करना है, सक्शनिंग आपके मरीज में करना है। ड्यूरिंग सक्शन करने से पहले आप आपके मरीज को 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे, फिर साथ में उसका एयर भी चेक करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और आपको जेंटल वे में सक्शन करना है, आपको ट्यूब ज्यादा डीपली इंसर्ट नहीं करानी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस आपके मरीज में रहेंगे। मरीज को हाइपोक्सिया के चांसेस रहेंगे। अगर आपने ज्यादा टाइम तक सक्शन किया तो आपके मरीज को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, आपकी मरीज की जान जा सकती है। ठीक है दोस्तों, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग की हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के, एक तो होता है आपका पोर्टेबल सक्शन यूनिट, एक होता है आपका बॉल सक्शन यूनिट। अभी जो हमसे बॉल सक्शन यूनिट का प्रश्न पूछा गया था, अगर आपसे एग्जामिनर पोर्टेबल सक्शन यूनिट का यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है, एडल्ट में हम 8 से 15 ऑफ mmHg जो पोर्टेबल सक्शन यूनिट है वो प्रेशर उपयोग में लेंगे, और चिल्ड्रन में 5 से 8 mmHg, और इन्फेंट में 3 से 5 ऑफ Hg। अब यहाँ पर पोर्टेबल सक्शन यूनिट का नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट है। तो आपको एग्जामिनर प्रश्न यहाँ से घुमा सकता है, आपको विशेष ध्यान रखना है पोर्टेबल सक्शन यूनिट का पूछ रहा है प्रश्न या बॉल सक्शन यूनिट का। अगर बॉल सक्शन यूनिट की हम बात करें तो एडल्ट के लिए हम 100 से 120 उपयोग में लेंगे, और चिल्ड्रन के लिए 50 से 100, और इन्फेंट के लिए 40 से 60 ऑफ Hg प्रेशर हम उपयोग में लेंगे। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न घुमा सकता है, तो आपको ये विशेष चीज याद रखनी है। मरीज आपका एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है दोस्तों, यह प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है। देखिए, एक और शानदार प्रश्न आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, नॉर्मल ईटी CO2 वैल्यू ऑफ एन इंट्यूबेटेड पेशेंट। इंट्यूबेटेड पेशेंट में CO2 की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी रहती है आपको याद रखनी है, 35 से 45 ऑफ mmHg आपकी CO2 लेवल रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगला और शानदार प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, देखिए, a nurse is doing endotracheal suctioning। नर्स को एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करनी है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर नर्स नोट डिक्रीजिंग हार्ट रेट। और यहाँ पर नर्स ने क्या नोट किया, मरीज की हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है ऑन मॉनिटर, मॉनिटर पर। व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन। तो मरीज इस दौरान आपकी नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, बताइए। कंटिन्यू द सक्शन, stop the procedure and reoxygenate the patient, ensure the suction limited 15 सेकंड, notify the physician। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, ऐसा नहीं है जब आपके मरीज में हार्ट रेट एकदम से कम हो रही है तो आप क्या करेंगे, प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे और उसे दोबारा से हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे मरीज को। ऐसा नहीं है कि आप उसे 15 सेकंड तक लगे ही लगे हो, मरीज को एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, मरीज में हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। कंटिन्यू आपको सक्शन नहीं करना है, फिजिशियन को आप बाद में भी ऑर्डर कर दोगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट। मरीज को दोबारा से 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे ड्यूरिंग सक्शनिंग, अगर आपके मरीज में हार्ट रेट कम देखने को मिल रही है तो। ठीक है दोस्तों, सबसे वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पर देखिए, एक और शानदार प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन सक्शनिंग ट्रेकोस्टोमी, ट्रेकोस्टोमी की आप सक्शनिंग कर रहे हो, नर्स मस्ट रिमेम्बर, इंपोर्टेंट आपको क्या चीज याद में रहनी चाहिए, इनिशिएट सक्शन, कैथेटर इज बीइंग विथड्रॉन स्लोली, insert catheter until cuff reflex stimulated, give 100% O2 until the neck। तो अभी हमको सबसे विशेष ध्यान क्या रखनी है, जब आप ट्रेकोस्टोमी प्रोसीजर फॉलो करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको 100% ऑक्सीजन देनी है,
एयरवे चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है। उसके बाद आप आपके मरीज में 100% ऑक्सीजन देने के बाद सक्शनिंग करोगे, और वो भी आपको 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी है। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है तो आप दोबारा से उसे रीऑक्सीजनेटेड करोगे और कुछ टाइम वेट करने के बाद फिर से सक्शन करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ये चीज याद रखनी है। देखिए, एक और शानदार प्रश्न आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा है, द पर्पज ऑफ कफ इन एंडोट्रेकियल ट्यूब। आपने की ईटी ट्यूब पढ़ी थी, एक तो होती है आपकी कफ्ड ईटी ट्यूब, यहाँ पर हमने क्या पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी कफ्ड ईटी ट्यूब, ठीक है, एक होती है आपकी नॉन कप्ड ईटी ट्यूब, नॉन कप्ड ईटी ट्यूब, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने प्रश्न क्या पूछा है, इंपोर्टेंट, कफ, इस ईटी ट्यूब में कफ होने का मेन पर्पज क्या है, प्रिवेंट डिसलोकेशन, आपके मरीज में डिसलोकेट ना हो, मेक रेडियोलॉजिकल लोकेशन, और अवॉइडिंग द डैमेज टू ट्रेकिया, और प्रोवाइड एयर टाइट सील इन द ट्रेकिया। तो इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब में रहता है, इसका जो मेन इंपोर्टेंट पर्पज रहता है वो क्या रहता है, प्रोवाइड एयर टाइट इन द ट्रेकिया, इसमें क्या हो, एयर टाइट सील्स बनी रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हम एंडोट्रेकियल में जो कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, कफ ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इज डिजाइन टू प्रोवाइड एन एयर टाइट सील इन द एयरवे, और टू प्रिवेंट पासेज ऑफ द एयर, जिससे क्या हो, एयर पासेज ना हो, फ्लूइड अराउंड द ईटीटी टू अवॉइड एस्पायरेशन, और क्या हो, फ्लूइड ना भरे, जिससे क्या हो, एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाए मरीज में। तो ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, आप कप ईटी ट्यूब का उपयोग किस लिए करते हैं, एयर से प्रिवेंट हो और फ्लूइड ना भरे, जिससे एस्पायरेट होने के चांसेस रहेंगे, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। देखिए, एक और शानदार प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ से एग्जामिनर, नर्स असिस्टेड इन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यहाँ पर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नर्स असिस्ट कर रही है, द डॉक्टर्स एडवाइज टू मेंटेन कप प्रेशर बिटवीन 20 से 25 mg, डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब किया है, आपको जो कप प्रेशर 20 से 25 mg रखना है। तो बताइए, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो कप प्रेशर, अगर 20 से कम अगर मरीज में कप प्रेशर देखने को मिल रहा है तो आपके मरीज में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, रिस्क फॉर एस्पायरेशन निमोनिया, ट्रेकियल ब्लीडिंग, इस्चीमिया, प्रेशर नेक्रोसिस। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर लो का प्रेशर आपके मरीज में देखने को मिलता है तो आपको रिस्क रहेगी एस्पायरेशन निमोनिया की, वेरी इंपोर्टेंट। चलिए देखिए, यहाँ पर एक चीज बता दूं, जो हमने कप्ड ईटी ट्यूब लगाई है तो उसमें कप प्रेशर शुड नॉट बी एक्सीड 20 mmHg इफ मेजर एनरोइड प्रेशर मैनोमीटर, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, लो कप प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, तो मे इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, आपको रिस्क ऑफ एस्पायरेशन रहेगी तो आपके मरीज में एस्पायरेशन निमोनिया होने के चांसेस रहेंगे, तो आपको 20 से कम ये नहीं होने देना है। हाई कप प्रेशर में कॉज ट्रेकियो मलेशिया, और ये 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई कप प्रेशर हुआ तो आपके मरीज को ट्रेकियो मलेशिया की कंडीशन हो सकती है। कांस्टेंट प्रेशर ऑफ कप कॉज ट्रेकियल डायलेशन, इरोजन ऑफ द कार्टिलेज, तो आपको 20 से 25 के बीच में ये प्रेशर मेंटेन करके रखना है, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए, एक और शानदार प्रश्न एग्जामिनर ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी के साथ में कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपके मरीज में देखने को मिलेगा, डैमेज ऑफ लेरिंजियल नर्व, पल्मोनरी एडिमा, रूमेटॉइड हार्ट डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, जब आप आपके मरीज को ट्रेकोस्टोम ट्यूब लगाते हैं तो आपके लेरिंजियल नर्व के डैमेज होने का खतरा रहता है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये चीज याद रखनी है। देखिए, एक और शानदार प्रश्न आपके एग्जामिनर ने क्या पूछा है, विच ऑफ दीज इन अर्ली कॉम्प्लिकेशन दैट में अकर इमीडिएटली आफ्टर ट्रेकोस्टोमी इज परफॉर्म, जब आपके ने डॉक्टर ने ट्रेकोस्टोमी परफॉर्म किया तो आपको सबसे पहले अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, अर्ली कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रेकोस्टोमी परफॉर्म, तुरंत ही ट्रेकोस्टोमी होने के बाद जो आपको सबसे मोस्ट अर्ली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो देखने को मिल सकता है आपका न्यूमोथेरेक्स, क्योंकि वहां पे एकदम से आपके ट्रेकोस्टोमी ट्यूब द्वारा डैमेज हो सकता है, वहां पे आपको न्यूमोथेरेक्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है मरीज में, वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ट्रेकोस्टोमी, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, लेरिंजियल नर्व की डैमेज होने से ब्लीडिंग, और एक आपकी कंडीशन न्यूमोथेरेक्स, जो मोस्ट कॉमन अर्लियर कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर ट्रेकोस्टोमी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। एग्जामिनर एक और शानदार प्रश्न क्या पूछ लेता है यहाँ से, विच आर यूज्ड टू क्लीन ट्रेकोस्टोमी साइट,
ट्रेकोस्टोमी साइट को क्लीन करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? एनएस का। एनएस हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्प्रेड 5%। तो दोस्तों जो एनएस प्लस आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करेंगे आप ट्रेकोस्टोमी साइट को और उसको क्लीन करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए देखिए, ट्रेकोस्टोमी स्किन अराउंड ट्रेकोस्टोमी शुड क्लीन बाय नॉन इरिटेटिंग क्लीनिंग सॉल्यूशन। आपको इरिटेटिंग सॉल्यूशन उपयोग में नहीं लेना है। नॉन इरिटेटिंग क्या होता है? हाफ स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में क्या? एनएस। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है। देखिए एक और शानदार कंसेप्ट आपसे क्या पूछ रहा है, एक और बेहतरीन प्रश्न, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज्ड इन एडल्ट। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है एडल्ट के लिए, इन्फेंट के लिए और चिल्ड्रंस के लिए आप कौन सी साइज की ईटी ट्यूब उपयोग में लेंगे। तो आपको ये विशेष चीज याद रखनी है। यहाँ से हमसे पूछा गया एडल्ट्स के लिए, तो एडल्ट्स के लिए हम उपयोग में लेते हैं 8 से 9.5 mm की ईटी ट्यूब, और वो भी कप्ड ईटी ट्यूब होती है जो हम एंडोट्रेकियल के दौरान उपयोग में लेते हैं। यहाँ से इमेज बेस्ड प्रश्न अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पर जो आपका जो कफ है तो ये कप्ड बेस है, और यहाँ पर कोई कफ नहीं है, ये प्लेन है, तो ये अनकप्ड ईटी ट्यूब है। वेरी इंपोर्टेंट, आपको इमेज बेस्ड प्रश्न यहाँ से याद रखना है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम बात करें अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ ईटी ट्यूब अकॉर्डिंग टू एज। न्यूबॉर्न इन्फेंट है तो उसके लिए आप 2.5 से लेके 4 mm की ट्यूब आप उपयोग में लेंगे। यहाँ पर हम बात करें अगर 0 से 1 ईयर का है तो आप 4 mm से 4.5 की ट्यूब उपयोग में लेंगे, और चिल्ड्रन है अप टू 10 ईयर तक का बच्चा है तो उसे 5 mm से 7 mm की ट्यूब उपयोग में लेंगे, और चिल्ड्रन अब वो 10 ईयर का है से ज्यादा का है तो आप 10 mm से 8 mm के उपयोग में लेंगे, और एडल्ट के लिए आप 8 mm से 9.5 mm की ट्यूब उपयोग में लेंगे। ठीक है, शानदार। यहाँ से आपकी ईटी ट्यूब साइज से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है किस प्रकार की ट्यूब का उपयोग हम किस प्रकार के एज के अकॉर्डिंग करते हैं। गडल्स ईयरवे, गडल्स ईयरवे क्या होता है दोस्तों? इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं और ये क्या है? ओरोफेरेंजियल ईयरवे, ट्रेकियल ईयरवे, नेजोफेरेंजियल, लेरेंजियल। तो ये मैं आपको चीज बता दूं, गडल ईयरवे को हम ओरोफेरेंजियल ईयरवे बोलते हैं। ड्यूरिंग इंट्यूबेशन आप क्या करते हैं? गडल ईयरवे को फिक्स करते हैं टू पेटेंट ईयरवे मेंटेन है आपका, तो ओरोफेरेंजियल ईयरवे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये इस प्रकार का इमेज बेस्ड प्रश्न आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है। क्या रहता है? आपकी जीभ को फिक्स करने के लिए, आपकी ट्यूब इधर उधर चौक ना हो जाए तो उसको डिसलोकेट होने से बचाने रखने के लिए आप यहाँ पर ओरोफेरेंजियल गडल ईयरवे का उपयोग करते हैं। इमेज बेस्ड प्रश्न यहाँ से आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो यह गडल ईयरवे है। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? गडल ईयरवे इज ए ओरोफेरेंजियल ईयरवे ऑल्सो नोन एज ओरल ईयरवे। वेरी इंपोर्टेंट है। इसका उपयोग हम ओपी इज कर्व प्लास्टिक डिवाइस यूज टू एस्टेब्लिश ईयरवे पेटेंट बाय डिस्प्लेसिंग द टंग्स, जिससे क्या हो? टंग्स डिस्प्लेस ना हो, द पोस्टीरियर वॉल की तरफ ना जाए, जिससे ओरोफेरिंक्स में ना जाए, तो इसे टंग्स को डिसलोकेट से बचाने के लिए आप यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे जिससे मरीज में पेटेंट ईयरवे बना रहे। वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। एक और शानदार प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है। देखिए लेरेंजियल ईयरवे मास्क इज यूज्ड फॉर, यहाँ से दो प्रकार के मास्क होते हैं। आप अभी अपने गडल ईयरवे पूछा, यहाँ से पूछा गया है लेरेंजियल ईयरवे मास्क क्या होता है, एलएमए मास्क क्या होता है, इसका उपयोग किस में करते हैं हम? मेंटेनेंस ऑफ ईयरवे, फैसिलिटेटिंग लेरेंजियल सर्जरी, प्रिवेंटिंग ऑफ एस्पायरेशन, रिमूविंग ऑफ ओरल सिक्रेशन। तो दोस्तों इसका उपयोग भी हम मेंटेनेंस ऑफ ईयरवे को बनाए रखने के लिए हम एलएमए मास्क का उपयोग हम करते हैं। देखिए ये इमेज बेस्ड प्रश्न आपसे अगर पूछ ले तो ये क्या है? आपका लेरेंजियल मास्क ईयरवे है। यहाँ से आपका इमेज बेस्ड प्रश्न बन सकता है दोस्तों। यह होता क्या है? लेरेंजियल मास्क ईयरवे आर सुप्राग्लोटिक ईयरवे डिवाइस है। इसका उपयोग हम टेम्पररी मेथड में करते हैं टू मेंटेन ओपन ईयरवे, ईयरवे को ओपन बनाए रखने के लिए आप टेम्पररी मेथड में अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग लेंगे उसका नाम है लेरेंजियल मास्क ईयरवे। और दोस्तों एडमिनिस्टर ऑफ एनेस्थेसिया और एज इमीडिएट लाइफ सेविंग मेजर इन अ पेशेंट विद डिफिकल्ट फेल्ड ईयरवे, जिसका ज्यादा फेल्ड ईयरवे है तो उस दौरान भी आप इसका उपयोग कर सकते हो इमरजेंसी में। वेरी इंपोर्टेंट है लेरेंजियल मास्क ईयरवे, इमेज बेस्ड प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है और इसका पर्पज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यह आज की वीडियो सेशन क्लास सेशन का अंतिम प्रश्न था, और आज की एक बहुत ही शानदार क्लास रही है दोस्तों। तो आप यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी वो आपको, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। एग्जाम में आपको 100% यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपकी सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी, और आपके सपनों की ओर आप अग्रसर हो रहे हो तो मेहनत करते रहिए।
और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो देख ली आपने तो इसको लाइक भी कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले और शानदार वीडियो लेक्चर में, बने रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।